गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एन ट्रिपल के क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो करने जा रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और लगभग सभी क्लासेस में यूज होने वाला टॉपिक है हमारा आज का, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, या इसे हम HCF और LCM, बेसिकली HCF और LCM हम कहते रहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में नाम होता है महत्तम समापवर्तक और LCM को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरा गहराई से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके मैं आपको सिखाऊंगा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं HCF और LCM की ये छोटी सी और लंबी सी जो भी है यात्रा हम स्टार्ट करेंगे और इस यात्रा में हम सफल रहेंगे। तो हमें सीखने का प्रयत्न करना है। मैं आपको पूरा बेसिक जीरो से, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको करवाऊंगा कि महत्तम समापवर्तक शुरू कैसे होता है और लघुत्तम समापवर्तक कैसे शुरू होता है। ठीक है, और आगे इन पे बेस्ड कुछ एक सवाल करके हम उदाहरण लेके सवाल करके देखेंगे और सीखेंगे इसके बारे में पूरा अच्छे से LCM और HCF, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको HCF और LCM बिल्कुल बहुत कम आता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें बेसिकली छोटी क्लासों में जैसे 4th में, 5th में, 6th में बताया नहीं जाता HCF LCM के बारे में, और बड़ी क्लासों में फिर वो धीरे धीरे सीख नहीं पाते और रटाफिकेशन चलता रहता है उनका। तो उन बच्चों के लिए खास करके ये वीडियो मैंने अप्लाई की है, ये वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जैसे कि महत्तम समापवर्तक है, समापवर्तक, देखो महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक, समापवर्तक से आया अपवर्तक और समापवर्त्य से आया अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्तक को हम फैक्टर कहते हैं, फैक्टर लगभग सभी के समझ में आ जाएगा, और अपवर्त्य को कहते हैं हम मल्टीपल। ठीक है, अब समझेंगे कि अपवर्तक और अपवर्त्य या फैक्टर या मल्टीपल होता कैसे है। इसके लिए आप, जैसे मैंने इसमें थोड़े बहुत नोट्स भी बनवाऊंगा, वो आप लिख के रख लेना, जो आपके आगे काम आएंगे। आपको लिख के जरूर करना है, लिख के करोगे तो आपके याद रहेगा अच्छे से, लिख के नहीं करोगे तो ये याद नहीं रहेगा, थोड़े टाइम बाद आप भूल जाओगे। जितने भी एग्जाम्पल मैं करवाऊं वो लिखने हैं आपको। ठीक है, आपके फिर आगे ये बिल्कुल भी वीडियो है जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा कि HCF और LCM आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बताना चाहता हूं कि यदि संख्या A, मान लो कि यदि संख्या A, ठीक है, संख्या A संख्या B को पूर्णतया विभाजित कर दे, संख्या A संख्या B को पूर्णतया विभाजित कर दे, पूर्णतया विभाजित कर दे, तो संख्या A को संख्या B का क्या कहा जाएगा? अपवर्तक कहा जाएगा। यदि संख्या A संख्या B को पूर्णतया विभाजित कर दे तो संख्या A को संख्या B का अपवर्तक या हम कह सकते हैं फैक्टर, अपवर्तक या फैक्टर कहा जाएगा। उदाहरण लेंगे, अब अभी मैं तुम्हें क्लियर करवाऊंगा, लेकिन ये बात आपको लिखनी है, समझनी है कि क्या होगा इसमें। यदि संख्या A संख्या B को पूर्णतः विभाजित कर दे
तो संख्या A को संख्या B का अपवर्तक कहा जाएगा और संख्या B को क्या कहा जाएगा? अपवर्त्य कहा जाएगा। अपवर्त्य या फिर क्या कहा जाएगा? मल्टीपल कहा जाएगा। ठीक है, इस बात को समझो। यदि संख्या A संख्या B को पूर्णतया विभाजित कर दे तो संख्या A को संख्या B का अपवर्तक कहा जाएगा और संख्या B को अपवर्त्य कहा जाएगा। अपवर्तक और अपवर्त्य मैंने बताया है आपको कहां से आए। महत्तम समापवर्तक होता है तो ये अपवर्तक समापवर्तक के इसको सम प्लस अपवर्तक कहेंगे। देखो महत्तम समापवर्तक है, समापवर्तक का हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। सम प्लस अपवर्तक, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर कहां से आया? इसी से, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य इसका भी संधि विच्छेद कर लेते हैं। सम प्लस अपवर्त्य, ठीक है। तो ये यहां से आए, यहां से निकल के आए ये अपवर्तक और अपवर्त्य। अपवर्तक और अपवर्त्य को समझेंगे तभी हम समापवर्तक और समापवर्त्य को समझ पाएंगे। फिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल को समझ पाएंगे, ठीक है। कई तो एलसीएम को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों को हम समझ पाएंगे यदि हमें समापवर्तक में से अपवर्तक या फैक्टर का, समापवर्त्य में से अपवर्त्य या मल्टीपल का पता चल जाए तो हम एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं, अभी ये बात तो मैंने बताई है कि आए कहां से, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये उत्पन्न कहां कहां से हो जाते हैं, कहां कहां से पैदा हो जाते हैं मैथ में, वो मैंने बताया। अब मान लेते हैं कि यदि संख्या A को हमने मान लिया 2, संख्या B को हमने मान लिया 10। यदि संख्या A संख्या B को पूर्णतया विभाजित कर दे, यानी कि 10 2 को पूर्णतया विभाजित कर देगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं 10 को 2 से भाग देंगे तो जो शेष है वो पूरा क्या बचेगा? 0 बचेगा। शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। पूर्णतया विभाजित कर दे तो संख्या A को संख्या B का अपवर्तक कहा जाएगा। A को हम क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे, यानी 10 का अपवर्तक या 10 का फैक्टर, 10 का अपवर्तक या फिर 10 का फैक्टर। 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। 10 का अपवर्तक या फिर 10 का फैक्टर क्या हुआ? 2 हुआ, ठीक है। और 10 क्या हुआ? 10 क्या हुआ? और संख्या B को क्या कहा जाएगा? अपवर्त्य कहा जाएगा। किसका? संख्या A का। संख्या B को अपवर्त्य कहा जाएगा संख्या A का, संख्या A का। संख्या A कौन सी है? 2। तो 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 का अपवर्त्य या 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 का अपवर्त्य या 2 का मल्टीपल क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। इस तरह से हमने समझने के लिए ये उदाहरण लिया है कि अपवर्तक कौन सा होता है? जो उस संख्या को, किसी संख्या को पूरा, जैसे 2 संख्याएं हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि 10 का अपवर्तक
2 और 10 है, इसमें से 10 2 क्या है अपवर्तक होगा, फैक्टर होगा, और 10 क्या है मल्टीपल होगा। ये कैसे होगा? यदि संख्या a संख्या b को पूर्णतया विभाजित कर दे, पूर्णतया विभाजित कर दे, तो संख्या a को संख्या b का अपवर्तक कहा जाएगा। संख्या a को यानी 2 को 10 का अपवर्तक कहा जाएगा, और 10 को 2 का मल्टीपल कहा जाएगा। ठीक है, मल्टीपल मतलब गुणक। ठीक है, 2 के मल्टीपल और भी होते हैं, जैसे 2 के मल्टीपल कितने होते हैं? 2 का मल्टीपल 2 खुद हो गया, ठीक है, या फिर 4 हो गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। तो इस तरह से जरूरी नहीं है, ये तो हमने सिर्फ उदाहरण के लिए लिया है। ये भी क्या है, इसके 2 के मल्टीपल ये हैं। मल्टीपल मतलब 2 को उस संख्या से गुणा करें और उसका दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 1000 गुना जो भी हो जाए तो वो उसका मल्टीपल होगा, यानी ये 2 के मल्टीपल होंगे। 8 के बाद क्या आता है? 10 आता है, तो 2 पंजे 10 होगा, 2 छिके कितना होगा? 12, 2 सत्ते कितना होगा? 14, 2 अट्ठे कितना होगा? 16। तो ये सारे इसके मल्टीपल हैं। ठीक है, और एक कहा जाए कि ये सारे इनका सबका फैक्टर क्या है? 2। इनका सबका फैक्टर क्या है? 2, कि 2 उनको क्या कर देगा? पूर्णतया विभाजित कर देगा। यानी 4 को 2 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, 8 को 2 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, और 14 को 2 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये बात थी अपवर्तक और अपवर्त्य की, यानी कि बेसिकली हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको अपवर्तक और अपवर्त्य का पता होगा, तभी आप समापवर्तक और समापवर्त्य का पता लगा पाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तक और अपवर्त्य हमने समझ लिया है, अब एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ क्या होता है? जैसे हम इसको क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। देखो ये फुल फॉर्म लिख रखी है मैंने, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं, लिख देता हूं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, इसकी आप परिभाषा लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, इन संख्याओं को, उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाती है। पहले हम परिभाषा लिखते हैं फिर उसको समझते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, पूर्णतया विभाजित करे, ये क्या कहलाती है? ये उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाती है। उन संख्याओं का क्या कहलाती है? समापवर्तक कहलाती है। कैसे? उदाहरण लेंगे अभी। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, ऐसा भी कह सकते हैं। इसकी 2 परिभाषा होगी। एक परिभाषा यह होगी, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, उन संख्याओं को समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, या उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाती है। ऐसी संख्याएं
जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे वो उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाती है। दूसरी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ये हम समझेंगे। पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, हम समझेंगे इसको पूरा अच्छी तरह से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे हम इसको, आपके बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, देखो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को, दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दें। पूर्णतया विभाजित कर दे, पूर्णतया विभाजित का मतलब कि रिमाइंडर या फिर शेष जीरो बचे। ठीक है, पूर्णतया विभाजित का भी आपको पता होना चाहिए। संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो दी गई संख्याओं का क्या कहलाती है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे या पूर्णतया विभाजित कर दे, तो पूर्णतया विभाजित कर दे तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? HCF। क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लेते हैं 15, 30 और 45। 15, 30 और 45। ठीक है, हम देखो क्या लेते हैं, 15, 30 और 45। ठीक है, इनमें क्या है? तीन समापवर्तक इनके क्या होंगे? 3, 5 और 15। मान लेते हैं इनके समापवर्तक हैं वो 3, 5 और 15 है। ठीक है, ये क्या है? संख्याएं, दी गई संख्याएं। ठीक है, और ये क्या है? इनके समापवर्तक। ये क्या है? समापवर्तक। ठीक है, अब ये तीनों संख्याओं को क्या करती है? देखो, 3 से भी ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, 5 से भी तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, और 15 से भी तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा? ऐसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। ये संख्याएं क्या कर देगी? इन तीनों को, जैसे मान लो 3 है, वो इन तीनों को विभाजित कर देगी पूर्णतया। मतलब पूर्णतया विभाजित करने का मतलब क्या होगा? 3 है, वो 15 को विभाजित कर देगी। इसी तरह से 3 दाएं 30 होता है, इसी तरह से 15 तिये 45 होता है। मतलब 3 से इन तीनों संख्याओं को भाग करेंगे, वो पूर्णतया विभाजित कर देगी। मतलब कि शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से 5 से पूर्णतया विभाजित करेंगे तो 5 तिये 15, 5 छिके 30, 5 नीम 45। ठीक है, इसी तरह से 15 से भाग करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 तिये 45।
ठीक है, लेकिन ये तो होगी समापवर्तक, ये तीनों तो समापवर्तक है। ये क्या है? समापवर्तक। ठीक है, सम अपवर्तक। इन तीनों को ये क्या कर देगी? विभाजित कर देगी पूर्णतया। लेकिन महत्तम समापवर्तक वो संख्या होगी, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी कौन सी है इनमें? 15। बड़ी से बड़ी कौन सी है? 15। तो 15 इनको क्या कर देगी? पूर्णतया विभाजित कर देगी। तो ये दी गई संख्याओं का क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसलिए इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या होगा? 15 होगा। समझ गए महत्तम समापवर्तक क्या होता है? तो ये महत्तम समापवर्तक होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, ये तीन संख्याएं हैं, इन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 3, 5 और 15 इनके क्या है? समापवर्तक हैं। ठीक है, तो ये बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी, यानी इनका महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 15 होगा। किनका? इनका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम इसमें। अब एक उदाहरण करते हैं हम कि इसका महत्तम समापवर्तक ये होगा कि नहीं होगा। एक उदाहरण हम करते हैं कि दे रखा है कि 30, 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक होगा। 30, 60 और 72। 30, 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक या फिर HCF क्या होगा? HCF होगा तो क्या होगा? क्या होगा देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 के टुकड़े कर लो, मतलब 30 के गुणनखंड कर लो, फिर क्या करोगे? 60 के गुणनखंड कर लो, और फिर क्या करोगे? 72 के गुणनखंड कर लो। 30 के गुणनखंड कर लो। 30 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 30 के गुणनखंड ऐसे होंगे, 2 से करेंगे 15 दूनी 30, फिर 3 से करेंगे 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, यानी 30 के गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में 1 आ गए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब 60 के गुणनखंड करेंगे। 60 के गुणनखंड करेंगे, 2 से 30 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना आया? 60 के गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 72 का करेंगे। इस सवाल से आपको महत्तम समापवर्तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर HCF होता क्या है। ठीक है, 72 को करेंगे, 72 के गुणनखंड हो जाएंगे 36 दूनी 72, 2 18 दूनी 36, 2 निम 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? 72 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणा में 1 और बच गया। ठीक है, तो ये हम पूरा लिख देंगे ऐसे। अब इनमें से हमें देखना है कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या होती है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? क्या करेंगे देखो, इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, वो निकाल लेंगे और उभयनिष्ठों की गुणा कर देंगे। अब उभयनिष्ठ पता है कौन से होते हैं? जो कॉमन है, जैसे जो इनमें मिलते हैं तीनों में। देखो 2 मिलता है,
2 मिलता है, 2 मिलता है, ये तीनों मिल गए, एक समान है तीनों। फिर क्या मिला इसमें, 3 मिला, 3 मिला और 3 मिला, ये तीनों एक समान है। मतलब जो उभयनिष्ठ हैं, जो कॉमन है तीनों में, उनको हम अलग से इन तीनों में से एक बाहर लिख लिया। क्या लिख लिया, 2। इन तीनों में से एक बाहर लिख लिया, क्या लिख लिया, 3। तो HCF है वो क्या आ गया हमारा, 2 गुणा में 3 कितना आ गया, 6। HCF हमारा क्या आ गया, 6। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, जो इन तीनों को पूर्णतया विभाजित कर देगी, तो वो दी गई संख्या का क्या कहलाएगी, महत्तम समापवर्तक। ऐसे महत्तम समापवर्तक आएगा। यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है, इस तरह से बहुत से सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं महत्तम समाप। लेकिन जिसको बेसिक ही पता नहीं होगा वो क्या आंसर ही क्या देगा, ठीक है। इसलिए आप इस सवाल से पूरा पता लगा सकते हो, इस एक उदाहरण से आप HCF का पता लगा सकते हो। इसी तरह से अन्य उदाहरण ले लेके आप HCF का पूरा पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, हम एक उदाहरण और लेते हैं, ठीक है। और एक मैं बताता हूं आपको, भाग विधि से भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, भाग विधि से भी ये सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, मैं बताता हूं आपको। पहले तो हम एक उदाहरण लेते हैं और, जिससे आपको पूरा क्लियर हो कि आखिरकार महत्तम समापवर्तक होता क्या है। मान लेते हैं हमने उदाहरण ले लिया, उदाहरण ले लेते हैं हम इसका 144, 180 और 192 का महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। इसका करना है 144, 180 और 192। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, HCF या फिर महत्तम समापवर्तक, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 144 के गुणनखंड कर लो, 144 के गुणनखंड कर लो, 2 से जाएगा सबसे पहले, ठीक है। ये आपको पता करना है किससे जाएगा किससे नहीं जाएगा, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, विभाज्यता का नियम, आप देख सकते हैं। 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सी बेसिक वीडियो जो बनाई है, उनसे आपको बड़ा ज्ञान होगा। जिनको जीरो भी नहीं पता मैथ का, वो मैथ में इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे, मैथ में उनको आनंद आने लग जाएगा। 2 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब 144 है, 144 का क्या होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणा में 1। 144 के जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, वो हमने ये कर दिए। अब हम 180 के करेंगे, 2 से जाएगा 90 दूनी 180, 2 से जाएगा 45 दूनी 90, फिर 3 से जाएगा 15 तिया 45, फिर 3 से जाएगा 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। 180 के हमारे पास आ गए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 1। 192 के करेंगे इसी प्रकार, 2 में 18, ठीक है, बच गया हमारे पास 1 और 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 24 दूनी होता है 48, 12 दूनी होता है 24, 6 दूनी होता है 12, 3 दूनी होता है 6 और 3 एकम 3 होता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास 192 के जो क्या आ गए, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में फिर 2
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक 5 और फिर एक छठा है और फिर गुणा में 3 है और फिर गुणा में 1 है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, ये गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनमें से उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन हो, जो इनमें मिलता हो। देखो दुआ 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 तीनों में मिल रहा है, फिर एक बार दुआ 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 तीनों में मिल रहा है। ठीक है, और एक मिल रहा है 3, देखो 3 3 और 3, ये तीनों मिल रहे हैं आपस में। ठीक है, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इनका जो HCF है तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, या फिर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, वो उनका क्या कहलाएगी, महत्तम समापवर्तक। मतलब वो संख्या कौन सी होगी, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 4 तिये 12। ठीक है, तो वो संख्या 12 होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या 12 होगी जो इनका HCF होगी। ठीक है, ऐसे हम HCF निकालेंगे। समझ गए? ठीक है, अब आगे करते हैं। एक भाग विधि होती है, ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, वैसे सबसे आसान यही रहती है। एक भाग विधि और है, वो और बता देता हूं आपको। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है, 9वीं और 10वीं क्लास में भाग विधि आती है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ रहे हैं 9th और 10th क्लास के, जो बेसिक सीख रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि वो भाग विधि कैसे की गई है। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देता हूं कि भाग विधि द्वारा HCF कैसे निकालेंगे। पिछली जो विधि थी वो हमारी कौन सी थी, अभाज्य गुणनखंड वाली विधि। भाग विधि से हम HCF कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। भाग विधि कौन सी है, जैसे मान लेते हैं 375 और 725 का HCF निकालना है। 375 और 725 का HCF हमें निकालना है, तो कैसे निकालें। भाग विधि जैसे नाम से ही है, भाग देंगे, जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लेंगे और जो छोटी संख्या है उसको बाहर लेंगे। ठीक, इसको हम क्या बना देंगे, भाजक और ये भाज्य। ठीक है, भाज्य क्या हो जाएगा 725 और भाजक क्या हो जाएगा 375। 375 से भाग देंगे हम, 375 एकम 375, 37 दूनी 74 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 375 एकम 375। ठीक है, 5 से 5 0, 12 में से 7 5, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच जाएगा हमारा 6, 6 में से 3 3। अब क्या करेंगे, यहाँ एक और भाग का निशान लगा देंगे और ये जो संख्या है उसको यहाँ ले गए, जो शेष बचा फिर उससे भाग देंगे इस संख्या को। 350 एकम 350, यहाँ आ गया 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 7 में से 5 2। अब 350 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, 25 एकम 25, 25 एकम कितना हो जाएगा 25, 5 में से 5 0, 3 में से 2 1, 25 चौके कितना हो जाएगा 100। यहाँ ये पूरा खत्म हो गया, यानी कि शेष बचा 0, तो जो लास्ट में आया वो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, तो ये होती है भाग विधि। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे, जिसमें आपको समय कम लगे, वो आप कर सकते हो। फिर आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि यदि 3 संख्याएं आ जाए तो भाग विधि कैसे करेंगे, उसका थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। ये तो 2 संख्याएं हैं तो आप भाग विधि लगा लोगे, लेकिन 3 संख्याएं आ जाएं तो भाग विधि कैसे लगाओगे HCF निकालने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं कोई भी 3 संख्याएं दी हुई है, उनको हम भाग विधि से सोल्व करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, 144 है, 180 है और 192 है। 144 है, 180 है, 192 है। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक पूरा देखोगे तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा।
आपने बीच में देख के छोड़ दी, शुरू में देख के छोड़ दी, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी जो बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, मैं वो पूरी वीडियो में बता रखी है मैंने, जो आप बिल्कुल, आपको कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, तो ये भाग विधि है। भाग विधि में देखो 3 संख्याएं आ गई, तो सबसे पहले कोई भी 2 संख्याएं ले लो। जैसे मान लो हमने ये 2 संख्याएं ले ली, भाग शुरू कर दिया हमने, 144 एकम 144, 144 दूनी 288, लेकिन एक से ही जाएगा। 10 में से 4 6, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 4 3। ठीक है, फिर 36 से भाग देंगे, 144, 36 चौके 144 होता है शायद, 6 चौके 24, 3 चौके 12 और 2 14, तो ये हमारे पास 36 आ गया। अब क्या करेंगे, ये एलसीएम नहीं आया अभी, 36 को क्या करेंगे, 192 को 36 से भाग देंगे, क्योंकि 3 संख्याएं हैं इसलिए तीसरी संख्या को भी तो लेना पड़ेगा। 36 से भाग देंगे 192 को, तो कितना आएगा, 36 दूनी 72, 36 3 108, 36 चौके 144, और 36 पंजे कितना होता है, 180 होता है। 36 पंजे 180 होता है, यहाँ 2 आ गया, 9 में से 8 1। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया हमारा, 12 बच गया। ठीक है, अब 36 को यहाँ लेके आएंगे, 12 तिये 36। ठीक है, तो जैसा कि इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, अभी हमने इससे इसी को किया था शायद सोल्व, इससे अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो पिछला सम किया है, जो ऐसे करके हमने किया था कि 144 के निकाले, फिर 180 के निकाले, फिर 192 के निकाले, तो उसमें भी हमारा कितना आया था, 12 आया था। ऐसे यदि 3 संख्याएं आ जाए तो आप ऐसे लेके कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप भाग विधि से क्या कर सकते हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जितना भी बेसिक था वो हमारे यहाँ क्लियर हो जाता है। इस कंसेप्ट को आप बारी बारी देख के, इस तरह के कोई भी सवाल आपको कहीं भी मिलते हैं मैथ में, या फिर आपने कोई कंपटीशन की बुक ले रखी है उससे, तो आप उससे कर करके देखें। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट होते जाओगे, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम मैथ का बेस है, आधार है, जड़ है। जिसको ये नहीं आता उसको मैथ नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, मैथ सीखने के लिए हमें एचसीएफ एलसीएम आना जरूरी है। ठीक है, अब हम करते हैं एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल जैसे आपको मैंने शुरुआत में बता ही दिया था कि मल्टीपल होता क्या है। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, या फिर इसको क्या कहते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य, या फिर हम इसको कहते हैं एलसीएम। इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। लघुत्तम समापवर्त्य का हम एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे मान लो हमें 15, 30 और 45 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। किसका निकालना है, 15, 30 और 45 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, वो क्या कहलाएगी, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगी। जैसे मान लो हम 15 के गुणनखंड करते हैं, 5 तिये 15, 3 एकम 3, या फिर छोटे से करते हैं तो भी यही आएगा, यानी 15 के गुणनखंड हमारे पास कितने आ गए, 3 गुणा में 5 आ गए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 30 के गुणनखंड करेंगे, 30 के गुणनखंड हमारे पास आ जाएंगे 3 दाएं 30, और फिर क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10। ऐसे नहीं, पहले छोटे से करो आप, क्योंकि ऐसे आप बेसिक नहीं सीख पाओगे। 30 को पहले क्या करोगे, 2 से 2 15 दूनी 30, 3 से 3 पंजे 15, और 5 से 5 एकम 5। अब 30 से किया तो कितना आ गया, 2 गुणा में 3 गुणा में 5। फिर 45 का गुणनखंड और निकालेंगे, 45 का निकालेंगे, ऐसे करेंगे, 3 15 तिये 45, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, 3 से हो जाएगा 15 तिये 45, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो ये आ गया तुम्हारा
3 गुणा में 5। ठीक है, पहले क्या करेंगे, जो इन दोनों में कॉमन है उसको हम 1 मान के लिखेंगे। एलसीएम, जैसे इनका एलसीएम निकालना है, इन दोनों में जो कॉमन है उनको 1 मान लिया, इन दोनों में जो कॉमन है उसको भी 1 लिख दिया, इसमें और इसमें जो कॉमन है उसको भी हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, अब बच गया ये, यानी अकेला बच गया, इसको भी लिख दो। 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 दूनी 90। इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, यानी वह ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, लघुत्तम समापवर्त्य। अब ये संख्याएं हैं 2 या 2 से अधिक, जैसे मान लो 15, 30 और 45। 90 क्या है, इनका क्या है, एलसीएम। 90 15 से भी पूरा विभाजित होगा, 90 30 से भी पूरा विभाजित होगा, और 90 45 से भी पूरा विभाजित होगा। तो वह संख्या, ऐसी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक, 3 संख्याएं दे रखी है। ठीक है, इसमें से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो रहा है 90, 90 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालने का तरीका है। एलसीएम का एक और उदाहरण हम लेते हैं, एलसीएम का हम एक और उदाहरण ले लेते हैं जो थोड़ा सा इससे बड़ा हो। 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालते हैं। फिर इसमें भी एक भाग विधि होती है, वो भी बताऊंगा। वैसे ज्यादातर इसमें भाग विधि ही यूज होती है। ठीक है, एक बार समझना इसको ध्यान से कि मैंने कैसे किया। 48, 72 और 108 का एलसीएम हमें निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो 48 है, 2 से करेंगे 24 दूनी 48, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। ठीक है, इसी तरह से 72 है, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9 और 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। इसी तरह से 108 है, 108 का करेंगे, 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9 पे जाएगा, 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 48, 72 और 108 के गुणनखंड हमारे पास क्या आ गए, 48 के हमारे पास आ गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 बारी गुणा है 2 और फिर 1 बारी गुणा है 3। 4 बारी 2 से गुणा है और 1 बारी 3 से गुणा है। ये गुणनखंड किसके हो गए, 48 के। इसी तरह से 72 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे पास, 1 2 3, 3 बारी 2 है और 2 बारी 3 है, 3 बारी 2 है और 2 बारी हमारे पास 3। ठीक है, इसी तरह से इसमें 108 के 1 2 2 2 बारी है और 3 3 बारी है, 3 कितने बारी है, 3 बारी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों, पहले तो इन तीनों में से जो कॉमन है वो निकाल लो, ये कॉमन है तीनों में से और ये भी कॉमन, और 1 बारी 3 भी कॉमन। इनको निकाल के इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों में जो कॉमन है पहले उनको निकाल लो। इन तीनों में जो मिल गया उसको 1 बारी लिख लिया, इन तीनों में जो मिल गया उसको 1 बारी लिख लिया, इन तीनों में जो मिल गया उसको 1 बारी लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब जो इन दोनों में मिलता है उसको अलग निकाल लो, इन दोनों में मिलता है उसको 1 बारी निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों में मिलता है उसको भी निकाल लो, उसको भी हमने निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, जो अकेले रह गए उसको लिख दो, जो अकेला रह गया उसको लिख दो। ये इन सब की गुणा करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वही क्या होगा, इन सब का एलसीएम होगा। मतलब वह जो संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 तिये 72, 72 दूनी
जितना होता है उसको 3 से गुना करेंगे। 72 दूनी होता है 144, 144 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, तो 432 वो संख्या आ जाएगी जो इन तीनों का क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो इन तीनों से पूर्णतया विभाजित। 48 से भी पूरी भाग हो जाएगी, 72 से भी पूरी भाग हो जाएगी, 108 से भी पूरी भाग हो जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाए। 48 से भाग करके देखोगे भाग हो जाएगी, 72 से करके देखोगे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से था। अब मैं आपको बताता हूँ भाग विधि, जो ज्यादातर वही यूज होती है हमारी, इसमें भाग विधि ही यूज होती है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। भाग विधि कैसे करेंगे, जैसे मान लो अभी हमने 48, 72 और 108 का गुणनफल किया था, गुणनखंड ज्ञात करे थे, तो 48, 72 और 108, ठीक है, 48, 72 और 108, इसको चाहे कॉमा लगा के लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, इनके गुणनखंड करेंगे हम। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, फिर 2 15 10 54 से, फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि 2 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54, फिर 2 से चला जाएगा, जो नहीं जा रहा उसको वैसे की वैसे लिख दो, 2 छिक्के 12, 2 निमे 18 और 27 नहीं जा रहा तो 27 का 27 लिख दिया। फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिये 6, 9 और 27 को ऐसे लिख दिया। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 निम 27। फिर 3 से चला जाएगा, 1 का 1 लिख देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिये 9। फिर 3 से चला जाएगा, 1 का 1 लिख देंगे, फिर 1 का 1 लिख देंगे, 1 का 1, जब तक यहाँ 1 1 1 ना आ जाए इतने करते रहो। ठीक है, यही सेम होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिये 48, 48 तिये इतना और इतने तिये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 432 आ जाएगा। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 और 216 दूनी 432। ठीक, 216 दूनी 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 432 हो जाएगा। इन सब की गुणा करेंगे तो ये एलसीएम निकालने की कौन सी विधि है, ये जो है ये हमारी क्या है, भाग विधि। मोस्टली जो यूज की जाने वाली विधि है वो यही है। कुछ यहाँ ऐसे निशान लगा देते हैं, कुछ क्या करते हैं कोमा लगा के करते हैं। ठीक है, तो कैसे भी कर लो। ठीक है, जब तक क्या ना आए, 1 1 1 ना आ जाए इतने इसको भाग देते रहो, भाग देते रहो, भाग, तो लास्ट में तुम्हारा एलसीएम है जो आ जाएगा। तो ये हमारा जो है आज बेसिक जो एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को देखते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा देखोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके समझ में आएगा। ठीक है, मैं नए नए कंसेप्ट लेके जो आपके बिल्कुल क्लियर हो वो मैं तैयार कर करके आपको पढ़ाता रहूँगा ऐसे ही। यदि आप मुझे मेरी वीडियो को ऐसे ही पसंद करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहेंगे, तो बनता ही है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। तो थैंक यू सभी को जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं।